हेलो गाइस, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलन मनहुआ चैप्टर 327 को। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक जरूर चेक कर लो। चैप्टर 327 की बिगिनिंग में जैसे ही बैटलफील्ड में चारों तरफ केओस फैल गया, जियानन ने तुरंत अपनी सिस्टर ज्यूअर को पकड़ा और एब्सोल्यूटियन स्काइस पैलेस के पूरी तरह तबाह हो चुके ग्राउंड से भागने लगा। उनके चारों ओर डिस्ट्रक्शन तेजी से फैल रहा था और जो पैलेस कभी बेहद शक्तिशाली था अब उस भयानक अटैक के सामने ढहता जा रहा था। ज्यूअर ने घबराकर पीछे देखा और पैनिक में पूछा कि क्या एंसेस्टर्स उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इस पर जियानान ने तेज आवाज में जवाब दिया कि एंसेस्टर्स अब खुद को भी नहीं बचा सकते। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और दांत भींचते हुए उसने कड़वाहट से कहा कि एब्सोल्यूट इन स्काइज अब पूरी तरह डिस्ट्रक्शन के कगार पर है। कुछ ही पलों बाद एंशिएंट हेवनली वेनरेट गुचेंग के पास उतरा और आते ही पूछा कि उसने कितना कलेक्ट किया है। गुचेंग ने शांत आवाज में जवाब दिया कि वो ऑन ऑब्जेक्ट किसी आम मटेरियल से नहीं बना था। उसने समझाया कि उसे एक खास तरह के रंग से रिफाइन किया गया था और जैसे ही वो वेल टूटा वो धीरे धीरे डिके होकर डिसिपेट होने लगा। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने हल्की सी आवाज में कहा कि उसे पहले से इस बात का अंदाजा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गुचेंग ने क्या क्या कलेक्ट किया है उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने पूछा कि क्या उसने सच में इतना सब इकट्ठा कर लिया। अंदर ही अंदर एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने सोचा कि शायद उसने चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल समझ लिया था। ऐसा लग रहा था कि गुचेंग ने सब कुछ अपने पास नहीं रखा। वो उत्साहित होकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे एक अच्छा डिसिप्लिन बताते हुए उसकी जमकर तारीफ की, यह कहते हुए कि उसने बेहद शानदार काम किया है। उसी समय गुचेंग अंदर ही अंदर थोड़ा चौंक गया और सोचने लगा कि कहीं उसने जरूरत से ज्यादा तो नहीं दे दिया। फिर भी उसने विनम्रता से कहा कि अगर वो पहले पहुंच जाता तो शायद और भी ज्यादा कलेक्ट कर सकता था। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने तुरंत उसे आश्वासन दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह पहले से ही उम्मीद से ज्यादा अच्छी खबर है। जब तक वो इसके मिस्ट्रीज को समझ सकता है तब तक कम या ज्यादा होना मायने नहीं रखता। फिर उसने वादा किया कि सही समय आने पर गुचेंग को बिल्कुल नहीं भूलेगा। गुचेंग ने अंदर ही अंदर आंखें सिकोड़ ली और मन ही मन बुदबुदाया कि कहीं ये सिर्फ खाली प्रोमिसेस तो नहीं है। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने उसके एक्सप्रेशन में हल्का बदलाव महसूस कर लिया और कहा कि उसके लेवल का कोई भी इंसान इतनी आसानी से खाली प्रोमिसेस नहीं करता। फिर हल्का सा कंधे उचकाते हुए उसने कहा कि फिलहाल उसे गुचेंग से इंटेलिजेंस गेदर करवानी है। इसके बाद उसने एक चमकता हुआ ट्रेजर अरे निकाला और बताया कि यह उन 6 एंशिएंट इमॉर्टल एंसेस्टर्स का फॉर्मेशन है। उसने समझाया कि अगर उनका एब्सोल्यूट इन स्काइज लगभग खत्म नहीं हुआ होता तो उसे भी इससे निपटने में काफी मुश्किल होती। फिर बिना किसी झिझक के उसने ये ट्रेजर गुचेंग को दे दिया। गुचेंग ने बिना देरी किए उसे स्वीकार कर लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने एंशिएंट हेवनली वेनरेट का धन्यवाद किया और कहा कि यह डिसिप्लिन उन्हें उनके डॉ कल्चरेशन में आगे बढ़ने के लिए बधाई देता है। उसी समय उनके नीचे की जमीन जोर जोर से हिलने लगी, क्रैक्स पड़ने लगे और पूरा एब्सोल्यूट इन स्काइज टूटने लगा। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने शांत स्वर में कहा कि अब इसके पूरी तरह कोलैप्स होने में ज्यादा समय नहीं है। उसने आगे कहा कि जैसे ही एब्सोल्यूट ये ऑब्लिटरेट होगा, बाहर की दुनिया में भी एक भयानक डिजास्टर आएगा जिसमें अनगिनत लोग और सेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। गुचेंग ने जवाब दिया कि पिछले कुछ सालों में अपर रियलम की कई फोर्सेस ने मिलकर एक इमॉर्टल एकेडमी बनाने की कोशिश की है ताकि एक सच्चा इमॉर्टल तैयार किया जा सके जो एब्सोल्यूट इंसर्ज को रोक सके। उसने धीरे से कहा कि दुर्भाग्य से इमॉर्टल एकेडमी अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और एक ट्रू इमॉर्टल का बनना अभी भी एक डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट है। एंशिएंट हेवनली वेनरेट कुछ देर के लिए चुप हो गया और मन ही मन उन शब्दों को दोहराने लगा, डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस समय अपर रियलम में कोई भी ट्रू इमॉर्टल मौजूद नहीं है। उसके होंठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आई। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि अब पूरा अपर रियलम में वही सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। चारों तरफ हो रहे डिस्ट्रक्शन के बीच भी गुचेंग पूरी तरह काम रहा। उसने कहा कि इतने सालों तक गायब रहने के बाद एंशिएंट हेवनली वेनरेट की वापसी पूरे रियलम में जबरदस्त हलचल मचा देगी। फिर उसने सुझाव दिया कि उसके मास्टर को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो यह कहना चाहता है कि इस मौके का इस्तेमाल करके वो अपनी प्रेस्टीज बनाए और साथ ही सभी लिविंग बीइंग्स को बचाए। गुचेंग ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। एंशिएंट हेवनली वेनरेट गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि अपर रियलम की मौजूदा स्थिति को अभी पूरी तरह समझना बाकी है और कोई नहीं जानता कि इमॉर्टल रोड कब प्रकट होगा। तब तक पुराने एंशिएंट वर्ल्ड्स से रिसोर्सेज इकट्ठा करने के अलावा उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में वो ऐसा कर सकता है। उसने गुचेंग की तरफ देखा, उसकी दूरदर्शिता की तारीफ की और कहा कि वो उसकी सलाह मानेगा। गुचांग ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा कि
यह बूढ़ा मॉन्स्टर अलग अलग एंशियंट रियलम्स में घूमता रहता है और बेहद ताकतवर है। अगर वो उसके साथ रहेगा तो न सिर्फ रास्ते के ऑब्स्टेकल्स हटेंगे बल्कि उसे एक सही एंशियंट रियलम भी मिल सकता है जहां वो अपना ट्रैप सेट कर सके। और इस तरह उनके पीछे एब्सोल्यूट इन स्काइजेस पूरी तरह टूटता गया, जबकि गुचेंग और उसका मास्टर एंशियंट हेवनली वेनेरेट एक साथ उड़ते हुए दूर निकल गए, रास्ते में बातचीत करते हुए। जब गुचेंग ने एंशियंट हेवनली वेनेरेट को अपर रियलम की पूरी स्थिति समझा दी तो उसने सुझाव दिया कि फिलहाल उसके मास्टर को उसके स्थान पर ही रुकना चाहिए। एंशियंट हेवनली वेनेरेट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसका अच्छा डिसिप्लिन अभी तक यह नहीं बता रहा कि वो किस फैमिली से है। फिर उसने गुचेंग के क्लैन एंसेस्टर्स के बारे में पूछा, शायद वो उन्हें जानता हो। गुचेंग ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि उसके क्लैन में काफी एंसेस्टर्स हैं और उसने खुद भी उनमें से कई से मुलाकात नहीं की है। एंशियंट हेवनली वेनेरेट ने हल्की सी हंसी उड़ाई और मन ही मन सोचा कि गुचेंग अभी भी चालाकी कर रहा है, लेकिन समय आने पर उसे समझ आ जाएगा कि घर में भेड़िए को लाना क्या होता है। दूर अपर रियलम में एब्सोल्यूट इन स्काइज की भूमि पर एक विशाल गोल्डन बैरियर एक डरावनी लाल मिस्ट को रोक रहा था जो लगातार उस पर दबाव बना रही थी। कई कल्टिवेटर्स अपने बनाए हुए एरेज को मेंटेन कर रहे थे। उनके चेहरे तनाव से भरे हुए थे। उनमें से एक ने घबराकर कहा कि एल्डर्स द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन धीरे धीरे टूट रही है और जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स लाने को कहा। सबसे आगे सेंट चूचू खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके बाईं ओर खड़े एल्डर ने उसे चेतावनी दी कि इस बार एब्सोल्यूट इन स्काइज का एरप्शन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और उसे बेहद सावधान रहने को कहा। दाईं ओर खड़े एल्डर ने जोड़ा कि तीसरे एल्डर की डिविनेशन के अनुसार एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर की स्थिति एक बेहद शक्तिशाली एक्सपर्ट के कारण हुई है। यह सुनकर सेंट चूचू और भी ज्यादा चिंतित हो गई, खासकर गुचेंग के लिए। दाईं ओर खड़े एल्डर ने उसकी तरफ मुड़कर उसे याद दिलाया कि ईविल को रोकना और एब्सोल्यूट इन स्काइज का सामना करना सिर्फ उनका ही बोझ नहीं है। उसे अकेले ही रेकलेस होकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। बाईं ओर खड़ी फीमेल एल्डर ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा कि एब्सोल्यूट इन स्काइज खतरों से भरा हुआ है, खासकर उनकी करंट कल्चरेशन लिमिट्स को देखते हुए। सेंट चूचू की नजर दूर खड़े उन ऑब्जर्वर्स पर गई जो सब कुछ देख रहे थे। उसने कड़वाहट से कहा कि हर रेस और लाइनेज के पावरफुल लोग एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर जाकर इस एरोप्शन के सोर्स को ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा कि अगर वो जो एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की सेंटेस है खुद पीछे हट जाए तो फिर इस कैलेमिटी को खत्म करने के लिए आगे कौन आएगा। दूसरी तरफ दूर खड़े जिन यून ने हल्की नजर सेंटेस की तरफ डाली और मन ही मन सोचा कि अगर उसे सही याद है तो गुचेंग उसके काफी करीब था और यह भी रूमर था कि वो ह्यूमैनिटी एंसेस्टर का रीइंकार्नेशन है। जिन यून ने आगे सोचा कि अब जब एब्सोल्यूट इन स्काइज एयरपोर्ट हो चुका है, गुचेंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ये यंग सेंटेस अकेले ही जानलेवा खतरे का सामना कर रही है। उसके पीछे खड़े जूनियर ब्रदर ने अंदाजा लगाया कि शायद गुचेंग हाल ही में उठे हंगामे की वजह से कहीं छिप गया है। उसकी दाईं ओर खड़ी सिस्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें एक और रूमर फैला देना चाहिए कि गुचेंग डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर होने के नाते ह्यूमैनिटी एंसेस्टर की पहचान चुरा चुका है और चुपचाप कोई खतरनाक साजिश रच रहा है। इस पर जिन यून ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, क्या हो अगर यह सिर्फ रूमर न हो। उनकी बात सुनकर पूरी ग्रुप जोर से हंस पड़ी। इसी बीच मास्क्ड यंग क्राउन प्रिंस चुपचाप ये सब देख रहा था और बोला कि सेंटेस जेंग चूचू शायद इस बार कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो गई है। फीनिक्स यंग लेडी ने जवाब दिया कि शायद वो बस प्यार में अंधी हो गई है। वहीं भीड़ में खड़ा डाओ चाइल्ड लोनी फे अपनी प्रेजेंस छुपाए खड़ा था। उसने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए दोहराया, डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने निष्कर्ष निकाला कि यह सच में सिर्फ रूमर नहीं है। उसी समय गुचेंग और एंशियंट हेवनली वेनेरेट गो फैमिली रेजिडेंस पर पहुंच गए। बाहर खड़े गेटकीपर्स ने तुरंत झुककर उनका स्वागत किया। यह देखकर एंशियंट हेवनली वेनेरेट थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि क्या गुचेंग इमॉर्टल गो फैमिली का यंग मास्टर है। गुचेंग ने बस विनम्रता से आगे इशारा किया और उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया, उसे सम्मान के साथ मास्टर कहकर संबोधित करते हुए। एंशियंट हेवनली वेनेरेट ने गेट पर लगे साइन की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। अगर ये कोई साधारण फैमिली होती तो शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमॉर्टल गो फैमिली सेलेस्टियल एंशियंट एरा से ही रहस्यमय रही है। कहा जाता है कि उस समय यह इतनी शक्तिशाली थी कि इमॉर्टल किंग्स भी उन्हें आसानी से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे ठंडी मुस्कान आ गई। अब जब अपर रियलम में कोई ट्रू इमॉर्टल नहीं बचा तो चाहे वो फैमिली कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी करंट पावर के सामने क्या कर सकती है। उसने ठान लिया कि वो देखेगा कि यह फैमिली अब कितनी गिर चुकी है। जैसे ही वो दोनों अंदर बढ़े, एक गार्ड कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दूसरे ने उसे तुरंत चुप करा दिया। गुचेंग ने तब समझाया कि उनकी मुलाकात इतनी अचानक हुई कि वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना भूल गया था और उसने अपने मास्टर से माफी मांगी। एंशियंट हेवनली वेनेरेट ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा कि सेलेस्टियल एंशियंट एरा में ग्यू फैमिली का नाम बहुत डर के साथ लिया जाता था। उसने सवाल किया कि अब गेट पर सिर्फ 2 सुप्रीम रेल्म एक्सपर्ट्स ही क्यों खड़े हैं। गुचेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो लोग सिर्फ गेटकीपर्स हैं और ग्यू फैमिली हमेशा से लो प्रोफाइल रखती आई है। एंशियंट हेवनली वेनेरेट ने हल्की हंसी के साथ व्यंग्य किया, पूछते हुए कि क्या ये सच में लो प्रोफाइल है
है या फिर फैमिली किसी बड़े अपहेवल का शिकार हुई है? गुचेंग ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि उसका मास्टर आखिर कहना क्या चाहता है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने घमंड से खुद को सीधा किया और कहा कि जब वो यहाँ आ ही चुका है तो वो फैमिली के कुछ एंशिएंट एंसेस्टर्स से मिलना चाहेगा, शायद वो उन्हें जानता भी हो। गुचेंग ने जवाब दिया कि गु फैमिली में दर्जनों एंशिएंट एंसेस्टर्स हैं और विनम्रता से पूछा कि उसका मास्टर किससे मिलना चाहता है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट हल्के से हंसा और कहा कि रेमिनेंट इमॉर्टल से नीचे के लोग तो सिर्फ एल्डर्स ही होते हैं। फिर आत्मविश्वास से बोला कि एक इमॉर्टल फैमिली के एंशिएंट एंशेंटर्स इतने आम नहीं होते। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक महसूस किया हो। उसी समय गु फैमिली के 12 एंसेस्टर्स ने अपनी नजरें सीधे उस पर टिका दी और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट वहीं जड़ हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा और ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। गुचेंग ने उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मास्टर क्या हुआ? एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल अलग टोन में उसने कहा कि उसके डिसिप्लिन की बात बिल्कुल सही है, लो प्रोफाइल रखना ही सही है। उसने कहा कि गु फैमिली के एंसेस्टर्स जरूर हेवनली डाउ के सप्रेशन को रोकने में व्यस्त होंगे और यह तो बहुत बड़ी बात है कि एल्डर्स खुद उसे लेने आए हैं। उसी समय ड्यू फैमिली के सभी एल्डर्स आगे आए और हल्का झुककर बोले कि एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑफ रीइंकार्नेशन का स्वागत है और सही तरीके से उनका स्वागत न कर पाने के लिए माफी मांगी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट तुरंत विनम्र हो गया और धीमी आवाज में बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुचेंग ने फिर अपने पिता का परिचय कराया, यह बताते हुए कि वो गु फैमिली के हेड हैं। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि गु फैमिली हेड और एल्डर्स बहुत ज्यादा विनम्र हैं और वो इतना सम्मान पाने के योग्य नहीं है। एक एल्डर आगे बढ़ा और उसे उसके आराम के स्थान तक ले गया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने विनम्रता से कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता है। उसके जाने के बाद गुचेंग के फादर ने आश्चर्य से कहा कि यह एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑन ऑफ रीइंकार्नेशन तो काफी विनम्र निकला, उसमें जरा भी घमंड नहीं था। गुचेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा कि गु फैमिली के अंदर कौन घमंड करने की हिम्मत करेगा। पीछे खड़े एल्डर्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। जब गुचेंग मेन हॉल में पहुंचा तो एक व्हाइट रोब पहने एल्डर ने पूछा कि क्या उसने अपर रियलम में फैल रही रूमर्स के बारे में सुना है। गुचेंग ने हल्का सिर हिलाया और कहा कि उसने थोड़ा बहुत सुना है। दाईं ओर खड़े दूसरे एल्डर ने तुरंत कहा कि समझदार लोग इन साजिशों को आसानी से पहचान सकते हैं। उसने कहा कि उनके कई एंशिएंट एंसेस्टर्स पहले ही सिक्लूजन से बाहर आ चुके हैं, सिर्फ उसके साथ खड़े होने के लिए, और अगर कोई इमॉर्टल गु फैमिली को परेशान करने की हिम्मत करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, तो चेंग ने झुककर सभी का धन्यवाद किया और कहा कि यह पूरी समस्या उसी की वजह से हुई है, इसलिए इसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। दाईं ओर खड़ा एल्डर गुस्से में आ गया और बोला कि यह बेकार की बात है। गुचेंग के मामले फैमिली के मामले हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। तभी गुचेंग के पिता ने दोनों एल्डर्स के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि जब गुचेंग खुद यह करना चाहता है तो उन्हें उसे अपने तरीके से करने देना चाहिए। आखिर बचपन से ही यह लड़का चालाक रहा है। जहां तक उनकी बात है, उन्हें बस पीछे से सपोर्ट देना है। दृश्य फिर बदलता है जहां गुचेंग ध्यान से उस ओरिजिन एनर्जी को जांच रहा था जो उसने इकट्ठा की थी। उसने कहा कि डाओ प्राप्त करने वाले भी ओरिजिन एंसेस्ट्रल वेल की काली धुंध से बचते हैं। एंशिएंट और लोअर वर्ल्ड्स के लोग तो इसे सहन भी नहीं कर सकते। ट्रैप बनाना तो दूर की बात है। उसने सब कुछ अपने इमॉर्टल वेस्ट ट्रेजर में वापस रख लिया और सोचा कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उसे अभी भी एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑफ रीइंकार्नेशन के जरिए कोई मौका ढूंढना होगा। अब तक वो आदमी शायद ओरिजिन एंड सेंट्रल वेल के फ्रेगमेंट्स के मिस्ट्रीज को समझने में लगा होगा। गुचेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा कि जब उसका मास्टर दुनिया को बचाने के लिए आगे आने वाला है तो एक डिसिप्लिन के रूप में वो उसके लिए स्टेज तैयार करेगा और साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों को भी साफ कर देगा। गाइज, ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।